Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process, and sixth video on the topic Officials, Members, and Resolutions from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adel. तो एक कंपनी में कौन लोग ऑफिशियल्स के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें डेफिनेशन है ऑफिसर की, उसमें डेफिनेशन है बोर्ड की, और फिर एक डेफिनेशन है डायरेक्टर की भी, जो कि डायरेक्टर्स के चैप्टर में कवर होगी. सो ऑफिसर का मतलब क्या है? ऑफिसर इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी. सो कंपनी में जो मेन पावर होती है वो डायरेक्टर्स के पास होती है. फिर जो कंपनी में एक फ्रंट मैन के तौर पर जो कंपनी को ऑपरेट कर रहा होता है पर्सन, दैट इज कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि डायरेक्टर्स की डायरेक्शन के मुताबिक ही बिजनेस को चला रहा होता है. लेकिन जो वन पर्सन जो इंचार्ज होता है ऑफ एवरीथिंग, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हम अकाउंटेंट्स का जो आप समझ लें कि कंपनी के अंदर जो एज एन अकाउंटेंट पोस्ट होती है वो हाईएस्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होती है. उसके बाद समटाइम फाइनेंस डायरेक्टर होती है, और फिर इवन चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं, लेकिन दैट चेंजेस द स्पेक्ट्रम, कि वो फिर फाइनेंस से ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है. कंपनी सेक्रेटरी जो हैं, ये जो कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कंपनी को उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार के साथ, तो ये सब कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है. एंड ऑब्वियसली दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पर डिफरेंट काम कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर. और डायरेक्टर्स जो हैं वो मेन एलिमेंट हैं जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की प्रॉपर मैनेजमेंट. सो बोर्ड की एक टर्म यूज होती है विच मीन्स इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी. So board of directors basically means all the directors collectively. तो जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं उन्हें बोर्ड मीटिंग कहते हैं, इन विच दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. तो क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के एजेंट कंसीडर होते हैं, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एजेंट कलेक्टिवली नॉट इंडिविजुअली. तो जो उनकी मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो जो रेजोल्यूशन पास करते हैं, जो फैसले करते हैं, वो कंपनी के फैसले समझे जाते हैं. कंपनी इटसेल्फ तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पर जो डिसीजन हो रहे होते हैं वो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं. मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, तो जो लोग रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस किया था इसी चैप्टर के शुरू में कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. तो जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करके जमा करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास फॉर रजिस्ट्रेशन, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर. द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी. यानी वो बेसिकली जो जमा करवाते हैं तो वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, एंड दे बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन. तो जो लोग मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं ताकि वो रजिस्ट्रेशन हो जाए कंपनी की, तो वो उस मेमोरेंडम के रजिस्टर होने पर जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है तो वो उसके मेंबर बन जाते हैं. तो एक तो मेंबर की डेफिनेशन ये हो गई, लेकिन मजीद डेफिनेशन भी है. एंड एवरी अदर पर्सन टू whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of share, यानी जो शेयर होल्डर बन जाता है उसको शेयर अलॉट हो जाते हैं. एंड हुज नेम, अब ये ए के साथ अलग पढ़ना है आखिरी लाइन को और बी के साथ अलग पढ़ना है. एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो वो अगर शेयर होल्डर है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा तो वो भी मेंबर बन जाएगा. फिर बी पार्ट देखते हैं, इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. अब ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें तो शेयर अलॉट नहीं होगा. तो एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर, जैसे जिसने गारंटी दी होगी मेंबर बनने के लिए, और उसका नाम एंटर होता है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और तो वो मेंबर ऑफ द कंपनी समझा जाएगा. सो बेसिकली मेंबर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं. एक तो ये कि जो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है वो मेंबर बनते हैं. दूसरे नंबर पे जो शेयर होल्डर होते हैं वो मेंबर बनते हैं, लेकिन उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिखा जाना चाहिए.
तीसरा ये कि जो जैसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता उसमें जो एग्री टू बिकम मेंबर होता है, जो मेंबर बनना चाहता है, जैसे गारंटी दे देता है और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है, तो वो भी मेंबर होगा। तो डेफिनेशन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर्स कवर हो रहे हैं: सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, शेयर होल्डर, एंड हु हैज़ एग्री टू बिकम मेंबर इन अ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अब जो टर्म शेयर होल्डर और मेंबर हैं ये इंटरचेंजेबली यूज होती है, लेकिन इस डेफिनेशन से बड़ा क्लियर है कि मेंबर जो है वो काफ़ी ब्रॉडर टर्म है, और हम इसको इवन थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे और ज़रा कंपैरिजन भी चेक करेंगे कि मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस क्या है। तो अगर एक पर्सन मेमोरेंडम जो रजिस्टर्ड हो चुका है उसको उसने सब्सक्राइब किया है लेकिन उसको शेयर अभी तक लॉट नहीं हुए, तो वो मेंबर तो है लेकिन वो अभी तक शेयर होल्डर नहीं बना क्योंकि उसे शेयर लॉट ही नहीं हुए। अच्छा, इसी तरह अगर एक शख्स अपने शेयर्स किसी को शेयर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो शेयर अलॉट हो जाते हैं, अलॉट हो गए, बट नेम नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स येट, अभी तक नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं लिखा गया, तो वो मेंबर तो नहीं काउंट होगा, क्योंकि मेंबर बनने के लिए तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी नाम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसे शेयर अलॉट हो चुके हैं तो वो शेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो वो शेयर होल्डर होगा। इसी तरह कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें मेंबर तो होगा जो हु हैज़ एग्री टू बिकम मेंबर, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं होगा क्योंकि ऐसी कंपनीज में तो शेयर भी नहीं होते, तो शेयर होल्डर भी नहीं होगा। तो ये टेबल जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब लॉ के अंदर शेयर होल्डर की डेफिनेशन नहीं गिवन, लेकिन बड़ी ऑब्वियस सी डेफिनेशन है कि शेयर होल्डर का मतलब है कि एनी पर्सन हु लॉफुली होल्ड शेयर इज अ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर और मेंबर का जो डिफरेंस है वो इस टेबल से हमें क्लियर हो जाता है कि मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस क्या है। वैसे ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, एंड 99% सिचुएशंस में तो हम देखेंगे कि शेयर होल्डर और मेंबर सेम चीज़ है, लेकिन ये 3 डिफरेंसेस जो हैं ये हमारे जहन में होने चाहिए। तो एग्जाम्पल से भी कवर करते हैं। अदील इज मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड which does not have share capital. Adil has guarantee to contribute an amount up to rupees 1 million if needed in case of winding up of the company, यानी मेंबर बनने के लिए एग्री हुआ है। तो अदील इज मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड बट देयर आर नो शेयर होल्डर्स। तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक पर्सन मेंबर है लेकिन कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, तो अदील वुड बी मेंबर बट अदील वुड नॉट बी कंसीडर्ड शेयर होल्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर नंबरिंग सेम हो गई है। Maria, along with other members of her family, subscribed a memorandum for registration of a company XYZ Private Limited. The company has been registered, but share certificates have not been printed and allotted yet. तो अभी तक अलॉट नहीं हुए। Maria is member of the company क्योंकि सब्सक्राइब किया था, although she does not technically hold any shares yet. हाँ, शेयर्स प्रिंट हो जाएंगे और अलॉट हो जाएंगे तो शी वुड बी मेंबर एंड शी वुड बी शेयर होल्डर एज वेल। तो ये एक पास्ट एग्ज़ाम में सिंपली रिक्वायरमेंट थी 3 मार्क्स के लिए कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सिंपली आपने मेंबर की जो डेफिनेशन थी उसको लिख देनी थी। यहाँ पर आप देखें वही 3 पॉइंट्स जो है ना डिस्क्राइब किए गए हैं कि जनरली तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज मेंबर, और फिर अदर केसेस में जहाँ पर शेयर्स हों तो और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाए तो वो भी मेंबर होगा, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जिसने एग्री किया टू बिकम मेंबर और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाए तो वो भी मेंबर होगा। अब जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं, जो मेंबर्स फैसले करते हैं कंपनी में, एक तो डायरेक्टर्स डिसीजंस करते हैं बोर्ड मीटिंग्स में, और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी उनकी भी मीटिंग्स होती हैं, उनको हम जनरल मीटिंग कहते हैं। मीटिंग ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। और मेंबर्स भी जो फैसले हैं वो मीटिंग्स में करते हैं थ्रू रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब ये कि एक फ़ैसला क्या हुआ। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन है। तो एक रेजोल्यूशन की टाइप है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर की जो राय होगी उसको फैसला समझा जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट।
जो वोट दे सकते हैं, जिनमें वोट देने का हक है, एज आर प्रेजेंट, जो मौजूद हों। अब वो चाहे इन पर्सन मौजूद हों यानी खुद, और बाय प्रॉक्सी मौजूद हों यानी उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेजा हो वोट देने के लिए, इसका एक प्रोसीजर है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके भेजा हो, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोटिंग का प्रोसीजर होता है, जिन कंपनीज में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वहाँ पर ये अमूमन फॉलो किया जाता है, और पोस्टल बैलेट जो है उसके थ्रू वोटिंग होती है, तो मेंबर्स अपना वोट पहले से भेज सकते हैं रेजोल्यूशन पे, एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, यानी ये रूल्स जो होंगे इसके वो आर्टिकल्स में होंगे या जैसे लॉ में स्पेसिफाई किए गए, एट अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स की मीटिंग। तो हम जो मेन पॉइंट देख रहे हैं, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऐसी रेजोल्यूशन है दैट इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी यानी हाफ से ज़्यादा, ऑफ सच मेंबर्स जिनको वोट देने का हक हो और वो मौजूद हों, चाहे वो खुद मौजूद आए हों, उन्होंने अपनी जगह किसी को भेजा हो, या पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दिया हो, तो उन सब का मिलाकर उनमें से वन हाफ से ज़्यादा वोट। जैसे ये प्रोसीजर इसका आर्टिकल्स में होता है या लॉ में जैसे गिवन है, एट अ जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स की मीटिंग में। तो 50% प्लस वोट होने चाहिए किन मेंबर्स के, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो मेंबर्स इन पर्सन प्रेजेंट हों, चाहे वो बाय प्रॉक्सी प्रेजेंट हों, या वो फिर पोस्टल बैलेट से वोट कर। दूसरी टाइप की रेजोल्यूशन है स्पेशल रेजोल्यूशन। सो स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स द रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 यानी एटलीस्ट 75% ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट, जो जिन्हें वोट देने का हक है, एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 days notice, specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। तो यहां पर हमें डेफिनेशन ये बता रही है कि 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को बताया जाए कि ये रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की इंटेंशन है। फिर 21 डेज मिनिमम गुजरने के बाद उस पर वोटिंग हो, और जो लोग प्रेजेंट हैं इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट, उनका अगर एटलीस्ट 3/4 मीन्स 75%, एटलीस्ट 75% अगर उसकी फेवर में वोट देंगे तो वो एक वैलिड स्पेशल रेजोल्यूशन कंसीडर होगी, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑल द मेंबर्स, अब यहाँ पे 75% नहीं, ऑल द मेंबर्स इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट एनी सच मीटिंग सो एग्री, अगर तमाम मेंबर्स एग्री हो जाएं, रेजोल्यूशन में बी proposed एंड पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ विच लेस देन 21 days नोटिस, ऊपर 21 days नोटिस कम से कम था, लेकिन लेस देन 21 days नोटिस, लेट से 18 days 14 days का नोटिस है, हैज़ बिन गिवन, तो 21 दिन से कम का नोटिस है, तो तब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन टफ है, और वो ये कि तमाम मेंबर्स जो इंटाइटल्ड हैं वो अगर एग्री हो जाएं, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, तमाम के तमाम मेंबर्स जो इंटाइटल्ड हैं वो अगर एग्री हो जाते हैं, तो फिर उसको स्पेशल रेजोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। So the special resolution requires more than just a simple majority and long notice of at least 21 days notice to take effect। तो इसका मतलब है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामलात के लिए यूज़ की जाती है, जो कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी इटसेल्फ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूटीन मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर लॉ में कंसीडर होते हैं उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है। अब ज़रा स्पेशल रेजोल्यूशन को हम मज़ीद इलस्ट्रेट करते हैं। सो अगर एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस दिया जाता है, तो फिर 75% ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे वो इन पर्सन हों, बाय प्रॉक्सी हों या पोस्टल बैलेट हों, उसके साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अगर ये नहीं होता तो एक अल्टरनेटिव भी है, वो ये है कि अगर लेस देन 21 डेज वाला नोटिस है तो उसके लिए फिर ऑल ऑफ द मेंबर्स सो एग्री इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट, तो फिर उसे स्पेशल रेजोल्यूशन समझा जाएगा। सो ये टू ऑप्शन हैं, जो ज़्यादा कॉम बेहतर ऑप्शन या रूटीन ऑप्शन समझा जाता है वो एटलीस्ट 21 डेज नोटिस के साथ समझा जाता है, लेकिन अगर 21 डेज से कम का नोटिस हो तो सेकंड ऑप्शन भी स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो ये एक पास्ट एग्ज़ाम है जी, जिसमें ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन, और जो स्पेशल रेजोल्यूशन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर आप उसको प्रॉपरली जस्ट राइट डाउन कर देते हैं तो दैट वुड बी इनफ। और ये 4 मार्क्स के अंदर पूछी गई थी, मुनासिब मार्क्स हैं फॉर राइटिंग दिस मच। डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ याद भी होनी चाहिए, मेमोराइज आपने करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।